हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के वीडियो से। और क्योंकि कल करंट अफेयर नहीं आए थे, इसलिए आज के वीडियो में दोनों दिन के करंट अफेयर मतलब 2 जनवरी और 3 जनवरी दोनों दिन के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ। आप मेरे करंट अफेयर को मैं कई बार क्वेरीज देखता हूँ कि स्टूडेंट्स लगातार पूछते रहते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए है सर, इस एग्ज़ाम के लिए है, फला एग्ज़ाम के लिए है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, भारत के यूपीएससी से लेकर छोटे से छोटे एग्ज़ाम्स के लिए मेरे करंट अफेयर रेलेवेंट हैं। न्यूज़ एक ही होती है, बस अंतर इतना होता है कि कौन से एग्ज़ाम में कौन सी पूछ दी जाए। हालांकि मेरे वीडियोस में मैं हर तरीके के करंट अफेयर आपसे डिस्कस करता हूँ। आपने देखा होगा बैंकिंग की भी न्यूज़ रहती है, स्पोर्ट्स की भी रहती है, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ हो गई या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, कोई भी न्यूज़ मैं छोड़ता नहीं हूँ। इस वजह से आप भारत का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर आप फोड़ के आएंगे। इसलिए बेफिक्र होकर बस पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लिया करिए और उन्हें जरूर पढ़ा करिए। अब शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन पहले कल के वीडियो के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे पिछले वीडियो में सवाल ये पूछा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जब ये इलेक्शन से इलेक्ट हुए थे और भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो इनके मुख्य प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कौन थे? तो इनके खिलाफ जो खड़े थे ये थे केटी शाह। और आपको बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से बिलोंग करते थे। और पहली बार ये भारत के राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को बने थे। लेकिन तब ये इलेक्ट नहीं हुए थे, डायरेक्टली इन्हें नॉमिनेट किया गया था। और 50 से लेकर 52 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। लेकिन फिर 2 मई 1952 को इलेक्शन हुए और तब ये पहली बार निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1952 में इलेक्शन में 84% वोट करीब करीब मिले थे और केटी शाह को केवल 15% वोट मिले थे। इतना ही नहीं, उसके बाद 1957 में एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से भारत के राष्ट्रपति बने। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो, इन्होंने 2 कार्यकाल सर्व किए हुए हैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने और उनके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर की, मतलब 2 जनवरी के करंट अफेयर की। आपको पता है अभी भारत का एक कौन सा राज्य है जिसको भारत की पेट्रो कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया है? यहाँ पर पेट्रो का मतलब है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया है गुजरात को। और ऐसा इस वजह से किया गया है कि गुजरात के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो जामनगर वाली रिफाइनरी है, ये केवल भारत ही नहीं दुनिया की मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिंगल साइट रिफाइनरी है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है, ये एक ऐसी रिफाइनरी है जहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल होती है तेल निकालने में, और ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास। ये जो जामनगर वाली साइट की रिफाइनरी है आरआईएल के पास, इसमें प्रतिदिन 1.4 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल निकाला जाता है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, ये भारत ही नहीं पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोल की वो साइट है जहां पर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकाला जाता है प्रतिदिन, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्शन के साथ, मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। गुजरात में इस टाइम पर मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। राजस्थान में अभी हाल ही में सत्ता परिवर्तन हो गया है। कांग्रेस की सरकार यहाँ पे गिर गई है, बीजेपी ने अपनी नई सरकार बना ली है। बीजेपी की तरफ से नए मुख्यमंत्री राजस्थान में अब कौन है? बनवारी लाल शर्मा। महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आईआईटी गुवाहाटी ने कौन सी राज्य सरकार के साथ पैक्ट साइन किया है और इनके साथ ये मिलकर स्टेम स्टडीज को प्रमोट करेंगे? यहाँ पर स्टेम का मतलब पहले आप समझ लो है क्या। यहाँ पर स्टेम का मतलब है, एस फॉर, इसको बोलते हैं साइंस। टी का मतलब है यहाँ पर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग और एम फॉर मैथ्स। अब देखिए, आईआईटी गुवाहाटी ने आसाम सरकार के साथ पैक्ट साइन किया है और आसाम के वो स्टूडेंट जो कि कहीं ना कहीं मेधावी छात्र हैं पहले से, 10वीं और 12वीं में उन्होंने बहुत अच्छे अंकों से पास किया हुआ है। ऐसे स्टूडेंट्स का जाहिर सी बात है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ्स इन सभी में रुचि होती है, तो उनको बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब उनको एक्स्ट्रा स्टडीज दी जाएंगी आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। एक तरीके से कहने वाली बात यह है, जो स्टूडेंट्स पहले से ही अच्छे ब्रेन के हैं उनको शार्प करके और आगे लाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है आईआईटी गुवाहाटी और आसाम सरकार के द्वारा मिलकर। और इससे पहले आज तक भी स्टेम स्टडीज चलाया जा रहा था यहाँ पर। आज तक
इस स्टेम स्टडीज प्रोग्राम के अंतर्गत 3311 स्टूडेंट्स को फायदा मिल चुका है। इतना ही नहीं, कई सारे टीचर्स को भी फायदा मिल चुका है। आसाम में बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं हिमांता बिस्वा शर्मा और यहाँ पे गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारी। ये कौन सा राज्य है जहां पर कार्बी यूथ फेस्टिवल मनाया जाना है? तो कार्बी यूथ फेस्टिवल जिसकी शुरुआत होने जा रही है 12 जनवरी से और ये चलेगा 19 जनवरी तक। ये जो त्योहार है ये मनाया जा रहा है आसाम में। अब समझिए कार्बी यूथ फेस्टिवल मनाया क्यों जाता है। कार्बी आसाम के अंदर एक ट्राइब है, ट्राइबल कम्युनिटी मतलब एक जनजाति है। और कार्बी एक जगह का भी नाम है। देखिए है क्या, ये जनजाति आसाम के अंदर एक वैली एरिया में रहती है। उसी वैली एरिया को इस ट्राइब के नाम पर भी कार्बी कहा जाता है। तो कार्बी जगह का भी नाम है और उससे भी पहले यहाँ पर रहने वाली जनजाति का नाम है। अब ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है ये 12 जनवरी से 19 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस बार 17 जनवरी को इसी बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर हिस्सा लेंगी। आपको ये भी ध्यान रखना है इस बार जो कार्बी यूथ फेस्टिवल है ये इसका 50वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, कार्बी एक ऐसी जनजाति है जिसका उल्लेख हमारे संविधान में भी किया गया है। लेकिन बस अंतर इतना है, आप हमारे संविधान में देखने जाएंगे तो आपको कार्बी नाम नहीं मिलेगा। हमारे संविधान में इसी जनजाति को मीकिर जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि जो ये जनजाति है ये अपने आप को लोकल बेसिस पर कार्बी कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी अडानी टोटल गैस लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर ये सप्लाई चेन डीकार्बोनाइजेशन के क्षेत्र में कार्य करेंगे? तो ये है फ्लिपकार्ट। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब ये है ऐसे प्रोडक्ट्स का हम यूज नहीं करेंगे जो कि पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। तो देखिए ये पैक्ट इन्होंने इसलिए साइन किया है कि आपको पता ही है फ्लिपकार्ट पूरे भारत भर में अपना सामान बेचने का काम करते हैं। आप इनसे डेकोर आइटम भी खरीदते हो, बहुत सारे यूज़फुल आइटम्स हैं, टेक्नोलॉजी आइटम है, वो सारे आप इनसे खरीदते रहते हो। अब आप ये घर आपके घर पे जो ये चीज़ें भेज रहे हैं, उनकी जो पैकेजिंग होती है उसमें बहुत सारा प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा जो इनका ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी बहुत सारा पेट्रोल लग रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कि प्लास्टिक हो गई, पेट्रोल हो गई, ये सब पर्यावरण को हानि पहुँचा रहे हैं। तो अडानी टोटल गैस लिमिटेड इन सारी चीज़ों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन इनको देंगे फ्लिपकार्ट को। तो फ्लिपकार्ट अपने आप को ग्रीन कंपनी डिक्लेयर करना चाहते हैं जिसके लिए इन्होंने अडानी टोटल गैस लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है। आने वाले टाइम में ये ट्रांसफर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज करेंगे और इनकी जो पैकेजिंग्स वगैरह हैं उसमें भी ये ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे जो कि कहीं भी पर्यावरण को हानि ना पहुंचाते हों। फ्लिपकार्ट एक काफी बेहतर स्टार्टअप बन के उभरा है भारत के अंदर। 2007 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। कितने ऐसे देश हैं जो कि 2024 में ब्रिक्स ग्रुप से जुड़ गए हैं? तो ब्रिक्स ग्रुप में एक तरीके से देखा जाए तो टोटल 5 देश एक साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, कितने? 5 देश एक साथ। यहाँ पर 6 की जगह आप 5 कर लीजिए। हालांकि आपको बता दूं, अगस्त 2023 में 6 देशों को ऑफर किया गया था ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए। पहले जिन लोगों को नहीं पता है कि ब्रिक्स है क्या उनको समझा देता हूँ। सबसे पहले एक ग्रुप बनाया गया 2006 में। इसका नाम था BRIC। इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ये ग्रुप 4 देशों का था, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना। लेकिन 2000 देश में एक और देश ने यहाँ पर एंट्री मारी और ये देश था साउथ अफ्रीका। तो BRIC के आगे S जुड़ गया यहाँ पर, तब ये कहलाने लगा ब्रिक्स। इसके बाद 2014 में ब्रिक्स ने अपने लिए एक नया बैंक बनाया। इस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तब से लेकर आज तक ये 5 देशों का समूह था। ये 5 देश आपस में इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड को लेकर बात करते हैं और आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अब है क्या कि इसमें 6 देशों को इनविटेशन भेजा गया पिछले साल। ये 6 देश कौन कौन से थे आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। एक तो यूनाइटेड अरब अमीरात है, दूसरा है इजिप्ट, तीसरा हो गया इथोपिया, इथियोपिया, ठीक है। चौथा है सऊदी अरेबिया और पांचवा है इसमें ईरान और छठवां है अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये 6 देशों को यहाँ पर इनविटेशन भेजा गया। अब इनमें से इन 5 देशों ने इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, अर्जेंटीना ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तो आपको बता दूं, अब ब्रिक्स 5 दूनी 10 मतलब टोटल 10 देशों का समूह बन चुका है। ठीक है, पहले से 5 थे, 5 ही अब जुड़ गए हैं। अर्जेंटीना में अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर मेली और इन्होंने सत्ता में आते ही ये बोला
कि ये हमारे लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं है कि हम ब्रिक्स में शामिल हों। इनका कहना है हमें इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, इस वजह से हम ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे और हमारा यही फैसला रहेगा। बाय द वे, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स। अभी तक ब्रिक्स बड़ा ही शांत समूह रहता था, यहाँ पर बहुत सारे दांव पेच देखने को नहीं मिलते थे। बट अब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी नए देश शामिल हुए हैं इसमें ज्यादातर तादाद मुस्लिम देशों की है, और मुस्लिम देशों की यहाँ पर तादाद है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट का जो वर्चस्व है वो काफी आगे बढ़ के आ सकता है। अब मिडिल ईस्ट का अगर वर्चस्व बढ़ेगा तो यहाँ पर एक तरीके से अगर देखें तो आगे आने वाले जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि यूरोपियन ग्रुप्स हो गए, नाटो वगैरह, वहां पर भारत की जो पैठ होगी वो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाएगी। Who recently assumed the position of Flag Officer Commanding in Chief of Southern Naval Command? अभी दक्षिणी नौसेना कमान के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये हैं वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास। अब से ये साउथर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होंगे, और इन्होंने जिनकी जगह ली है इनका नाम है M.A. हेम्पी होली। तो अब ये रिटायर हो गए हैं और इनकी जगह पर वी श्रीनिवास आएंगे। वी श्रीनिवास आपको बता दूं 1971 के ऑपरेशंस में INS शिशुमार, INS शंकुल और INS साल्की, इन तीनों में ऑपरेशंस और सर्विसेज अपनी दे चुके हैं। हालांकि इनके बारे में अगर बताएं तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्पेशलिस्ट भी हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से 16वें वित्त आयोग के हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अभी तक 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा था, अब 16वां फाइनेंस कमीशन की शुरुआत हो गई है, और केंद्र सरकार की तरफ से ये हैं अरविंद पनगाड़िया, सीनियर IAS अधिकारी हैं। अब से ये कमान संभालेंगे फाइनेंस कमीशन की। और पनगाड़िया जी की अगर बात करें तो इससे पहले ये नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। आपको बता दूं 2015 में जब नीति आयोग की स्थापना करी गई थी तब ये पहले वाइस चेयरपर्सन के रूप में नीति आयोग में अपॉइंट किए गए थे। 2015 से लेकर 17 तक इन्होंने नीति आयोग में सर्व किया है। उसके बाद 2017 में G20 में भारत की तरफ से शेरपा के रूप में भी अपॉइंटेड रहे हैं। उसके बाद 2023 में इनको नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में भी अपॉइंट किया गया है। ओके, और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऋत्विक रंजनम पांडे ये भी एक सीनियर IAS अधिकारी हैं, और ये इस कमीशन में सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत होंगे। और क्या बता सकते हो फाइनेंस कमीशन के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल कितना है? चलिए मैं बताता हूँ। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का प्रावधान है। ये एक संवैधानिक निकाय है। फाइनेंस कमीशन के अंदर टोटल 5 सदस्य होते हैं, और फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन का कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। तो अरविंद पनगाड़िया का कार्यकाल 5 साल का होगा। अभी हाल ही में ये पहली ऐसी महिला कौन है दुनिया में जिनकी नेटवर्थ $100 बिलियन हो गई है? तो दुनिया में पहली बार कोई ऐसी महिला है जिनकी नेटवर्थ $100 बिलियन हुई है, और इनका नाम है फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स। आप लोगों ने एक प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, लोरियाल। ठीक है, ये जो लोरियाल प्रोडक्ट है ये दुनिया भर में अपने कॉस्मेटिक्स एंड फैशन आइटम्स को प्रमोट करते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से जुड़ी हुई। तो ये इन्हीं की कंपनी है, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट की। तो अभी हाल ही में एक पर्टिकुलर रिपोर्ट छापी है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने, और इनके आधार पर इनकी जो नेटवर्थ है ये $100 बिलियन से ज्यादा हो गई है। दुनिया भर में अगर बात करें तो इस टाइम पर 12वीं सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अभी हाल ही में टेंको स्मार्टफोन्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीपिका पादुकोण को अपॉइंट किया गया है। और टेंको स्मार्टफोन कंपनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इससे पहले एक और चीज ध्यान रखिएगा, हाल ही में कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था 1 जनवरी के वीडियो में हुंडई मोटर्स इंडिया ने भी दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इनमें से कौन है जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं और इन्होंने वनडे इंटरनेशनल से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है? तो इनको तो पूरी दुनिया जानती है, ये है डेविड वार्नर। और डेविड वार्नर ने पहले भी एक बार अपने इंटरव्यू के सेक्शन में कहा था कि ये बहुत जल्द टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा ही किया है, केवल ODI नहीं टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है। हालांकि इनका कहना है कि T20 अभी ये बरकरार खेलते रहेंगे,
और आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रही है, उसके लिए भी ये अपने आप को फिट रखेंगे और अवेलेबल रहेंगे। बट हाँ, फिलहाल इन्होंने ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अब ये लॉन्ग फॉर्मेट के गेम्स नहीं खेलेंगे। आपको बता दूं, डेविड वार्नर जो है, ये 2 बार अपने मतलब खुद को टीम में रखते हुए, या फिर आप ये बोल सकते हो, ये 2 बार उस टाइम पर टीम में थे जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। इतना ही नहीं, ये रिकी पॉन्टिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। ये कौन सा देश है जिसने एक बहुत ही विशाल शिप तैयार किया है और ये पृथ्वी के मेंटल को ड्रिल करेगा? पृथ्वी के मेंटल का आपको मतलब पता है क्या है? देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक है? तो पृथ्वी की ये जो सतह है, ऐसे, ओके, ये जो अंदर वाली सतह है, दिस इज कॉल्ड मेंटल, ओके। और ये जो बाहर वाली सतह है, दिस इज कॉल्ड क्रस्ट, इसको क्रस्ट कहा जाता है, बाहरी आवरण को। तो ये जो अंदर वाली सतह है, इसको ये ड्रिल करने का काम करेगा ये शिप। और इस शिप का नाम क्या है, पहले तो आप जान लीजिए। ये देश है चाइना, और चाइना ने एक नया शिप बनाया है, इसका नाम है मेंग जियांग। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेंग जियांग, ठीक है। और चाइनीज भाषा में मेंग जियांग का मतलब होता है ड्रीम। अब चाइना ने फैसला लिया है कि ये समुद्र के अंदर इस पर्टिकुलर मेंटल पर ड्रिल करना शुरू करेंगे, मतलब खुदाई करना शुरू करेंगे। और इससे इनका कहना है कि कई सारे एनर्जी सोर्सेज भी इन्हें मिल सकते हैं। हालांकि काफी सारा क्रिटिसिज्म भी इनको दुनिया में मिल रहा है कि अभी तक जो मरीन लाइफ थी, उसको हम लोग पॉल्यूशन से दूर ले जाने की ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी उसमें कई सारे चैलेंजेस हैं। बट ये जो कार्य होगा, इससे मरीन लाइफ जो है ये बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होगी। समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। कई सारी स्पीसीज भी हो सकता है विलुप्त हो जाए। बट फिलहाल इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये जो मैंगजियांग शिप है, ये एक बार में 33,000 टन कार्गो अपने साथ कैरी कर सकता है। और इसकी जो लंबाई है 179 मीटर है, मतलब करीब करीब आप बोल सकते हो 0.2 किलोमीटर का है ये जहाज, लगभग लगभग। और ये जो ड्रिल कर सकता है, ये पानी की सतह से 11,000 मीटर नीचे तक ये ड्रिल कर सकता है। काफी ज्यादा इसका पोटेंशियल है। और ये एक बार में जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है 120 दिन तक, 120 डेज, मतलब 4 महीने तक एक बार में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ये कौन से 2 देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 में हिस्सा लिया है? तो ये 2 देश हैं, भारत और यूएई। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है कल के दिन, मतलब 2 जनवरी से एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। और ये 15 जनवरी तक चलेगी। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इस बार ये एक्सरसाइज भारत में हो रही है, और कौन से राज्य में? राजस्थान में हो रही है। और यूएई में इस टाइम पे सरकार किसकी है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं जायद अल नहान, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं राशिद अल मखतूम। भारत में आपको पता ही है, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। क्या आप बता सकते हो, अभी कुछ टाइम पहले एक एक्सरसाइज संपन्न करी गई है जिसका नाम है विन बैक्स। विन बैक्स। तो ये एक्सरसाइज वियतनाम और इंडियन आर्मी के बीच में संपन्न करी गई थी। विन बैक्स। इस बार की जो विन बैक्स है 2023 की, ये कौन से देश में हुई है? यह वियतनाम की कैपिटल हनोई में हुई थी। अब आज के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। और आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी है वरुण अवस्थी 07। और हाँ, एक चीज़ और, जो स्टैटिक जीके का बैच था जिसके लिए मैंने आपको अनाउंस किया था कि 2 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। स्टैटिक जीके वाले सारे स्टूडेंट्स दोपहर में 12 बजे अवेलेबल रहा करें। कल भी मैंने 2 टॉपिक्स कवर कराए हुए हैं उसमें। और अब निरंतर ये क्लास चलेगी, कोई संडे मंडे वगैरह नहीं हुआ करेगा, क्योंकि 31 जनवरी से पहले ही मैं इस बैच को ख़त्म कर दूंगा। मैक्सिमम 31 जनवरी, उससे पहले ही पहले मेरी कोशिश है इस बैच को मैं ख़त्म करूंगा, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। एक और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था फाउंडेशन बैच वाले स्टूडेंट से, जो एग्जाम इंजन में उस बैच को कर रहे हैं। आपकी क्लासेस 5 जनवरी तक खत्म हो जाएंगी। तो वो जो ज्योग्राफी की क्लासेस बची हुई हैं, वो सारी आपकी अगले 3 दिन में कवर हो जाएंगी। आज शाम से ही वो क्लासेस आपको देखनी शुरू हो जाएंगी वहीं पे। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। यह भारत का पहला जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है। इस फूड फेस्टिवल का मेन उद्देश्य यह है कि हम लोग इस तरफ बढ़ें कि फूड का वेस्ट कम से कम हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पूरे भारत भर में
हजारों नहीं लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें रात में एक समय का खाना नसीब नहीं होता है और भूखे पेट सोना पड़ता है। तो इस वजह से फूड को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। इवन दूसरी तरफ भी अगर हम देखें कि ये फूड कहाँ से आ रहा है, आपको पता है, जो किसान है वो जी तोड़ मेहनत करता है खून पसीने से, एक तरीके से। जब मिट्टी में उसका पसीना गिरता है तब जाकर आपकी प्लेट में वो खाना आता है। तो इस फूड की रिस्पेक्ट करिए और इसे वेस्ट होने से बचाइए। ये जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल में पूरे भारत भर के कई सारे स्ट्रीट वेंडर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जो ये फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया की तरफ से, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया जो संस्थान है, इनके द्वारा अभी तक 1,50,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ट्रेन किया गया है कि वो स्वच्छता का कैसे ध्यान रखें और साथ में फूड्स को इस तरीके से सर्व करें कि कम से कम उसका वेस्ट हो। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के द्वारा यूएनएफपीए के डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? यूएनएफपीए का मतलब जानते हैं? इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ये यूनाइटेड नेशंस की वो संस्था है जो कि उन देशों को फंड से सपोर्ट करती है जिन देशों में जनसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो इन्होंने अभी हाल ही में अपॉइंट किया है एंड्रू सेबर्टन को। किसको? एंड्रू सेबर्टन। और ये एक ब्रिटिश है। और सेबर्टन किसको सक्सीड कर रहे हैं? ये सक्सीड कर रहे हैं इब पीटरसन को। इनसे पहले इब पीटरसन जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, ये डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। यूएनएफपीए का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। ग्लोबल फैमिली डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस ये मनाया जाता है हर वर्ष जनवरी की पहली तारीख को। और एक और बात ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। ग्लोबल फैमिली डे कुछ अलग नहीं है, इसी को वर्ल्ड पीस डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस को पहली बार 1997 में मनाया गया था। एक तरीके से वर्ल्ड पीस डे इसलिए मनाया जाता है कि पूरे दुनिया में लोग एक दूसरे के समक्ष पीस को प्रमोट करें, नॉन वायलेंस को प्रमोट करें, क्योंकि वायलेंस से आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला है। और ये केवल पिक्चरों में ही अच्छा लगता है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस। आई डोंट वांट वायलेंस, वायलेंट लाइक मी। खैर, क्या आप बता सकते हो अभी हाल ही में ये कौन है जिन्होंने अपना वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में जो टेन्योर है उसको पूरा किया है और दिल्ली में इनकी सेवाओं के लिए इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये हैं एस जे सिंह। कौन है? एस जे सिंह। और अब एस जे सिंह कौन सी सर्विसेज में जाएंगे? तो देखिए, अभी तक एस जे सिंह जो हैं ये वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में अपना कार्यभार संभाल रहे थे। और अब जो ये प्रमोट हो गए हैं, ये वेस्टर्न नेवी कमांडर के रूप में वहां पर वाइस एडमिरल के रूप में अपॉइंट होंगे। ठीक है। और जो वाइस एडमिरल हैं, अभी तक ये दिनेश के त्रिपाठी थे, दिनेश कुमार त्रिपाठी। वो वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है एस जे सिंह वाइस एडमिरल अब हो गए हैं और जो दिनेश त्रिपाठी हैं ये वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी बन जाएंगे। ठीक है। और अभी तक ये वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। और इंडियन नेवी डे कौन से दिन मनाया गया? 4 दिसंबर को मनाया गया। भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर दिसंबर के महीने में पिछले वर्ष के कंपैरिजन में जो जीएसटी कलेक्शन है, ये ग्रॉस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पिछले साल के कंपैरिजन में जो वृद्धि हुई है जीएसटी कलेक्शन की दिसंबर में, ये 10.3% की वृद्धि हुई है। एक और बात ध्यान रखना है आपको कि दिसंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है? ये इस बार हुआ है 1,64,882 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। कल मैंने शाम को टेलीग्राम पर भी पूरी लिस्ट आपसे शेयर करी थी। बाय द वे, पीडीएफ पे भी मैंने आपको ये लिस्ट दे दी है। और भारत में जीएसटी पहली बार 2017 में लॉन्च किया गया था। जीएसटी के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल है 279A। यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है के स्मार्ट? यह मोबाइल एप्लीकेशन केरल में पिनाराई विजयन की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो के स्मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन है, ये केरल के अंदर जो लोकल गवर्निंग बॉडीज हैं उनके द्वारा जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं लोगों के लिए, वो सारी योजनाओं का लाभ इस मोबाइल एप्लीकेशन से आप उठा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे केरल के गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो अपना जॉब कार्ड के लिए इससे अप्लाई कर सकते हैं।
उन्हें किसी भी तरीके का परमिट चाहिए तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कंप्लेन करनी है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस एक ही एप्लीकेशन में आप करके सरकार तक अपनी जितनी भी इनिशिएटिव्स हैं आप उन्हें पहुंचा सकते हैं, जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हैं उन्हें पहुंचा सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। केरल में गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा उड़ीसा की पहली मेट्रो भुवनेश्वर मेट्रो रेल लॉन्च करी जा रही है। जो भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट है इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो इन्होंने 6,225 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। इस पैसे की मदद से भुवनेश्वर मेट्रो रेल की स्थापना करी जाएगी। और उड़ीसा में गवर्नर कौन है? ये हैं रघुवर दास। पहले ये झारखंड के गवर्नर हुआ करते थे, वहां से ये उड़ीसा के गवर्नर के रूप में ट्रांसफर हुए थे। क्या बता सकते हो मथुरा में भारत में पहली बार ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? मतलब ये एक ऐसा सैनिक स्कूल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें और एजुकेशन दी जाएगी। तो मथुरा में इसका उद्घाटन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। आपको बता दूं, भारत सरकार के आंकड़ों के अंतर्गत इस तरीके के टोटल 100 स्कूल्स भारत में बनाए जाएंगे जो कि ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल होंगे। और ये स्कूल्स स्पेशली उन लड़कियों के लिए बनाए जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए, गर्ल्स विद्यार्थियों के लिए जो कि आने वाले समय में डिफेंस में सर्व करना चाहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में। तो इनको यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग ट्रेनिंग भी दी जाएगी और साथ में एजुकेशन भी दी जाएगी। इससे पहले अगर ओवरऑल की बात करें तो 33 सैनिक स्कूल हैं पूरे भारत भर में। कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? हालांकि मैं करीब 1 महीने पहले आपको बता चुका था इनके बारे में, लेकिन तब इनका नॉमिनेशन किया गया था। अब इन्होंने पोस्ट संभाल ली है। और ये कौन है? अशोक वासवानी। अशोक वासवानी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए आवंटित किया गया है इस पोस्ट पर। तो अगले 3 वर्षों तक ये पदभार संभालेंगे। और इन्होंने जिसकी जगह ली है ये हैं दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता आपको बता दूं 1 सितंबर 2023 को इस पोस्ट पर आए थे जब उदय कोटक ने अचानक से रिजाइन कर दिया था। तो अब दीपक गुप्ता जो है ये टेम्परेरी बेसिस पर थे। अशोक वासवानी को परमानेंट बेसिस पर अपॉइंट किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक जिसकी स्थापना 1985 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अभी हाल ही में ये कौन है जिनके द्वारा संवाद एट राजनिवास नाम के डायलॉग्स का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया? तो संवाद का उद्घाटन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये कौन है? ये है वीके सक्सेना। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए संवाद का मेन उद्देश्य क्या है। इसके अंतर्गत भारत के कई सारे वरिष्ठ इमाम और आलिमों और मुअज्जिनों, इन सभी के बीच में संवाद कराया जाएगा। ठीक है। और अगले आने वाले 18 महीनों में टोटल 50,000 लोगों के बीच में संवाद कराया जाएगा। और केवल मतलब इसकी शुरुआत जो हो रही है ये इस्लाम धर्म के कई सारे इमामों के बीच में संवाद से शुरू होगी। बट इसमें केवल इतना ही नहीं, कई सारे कम्युनिटीज को शामिल किया जाएगा, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, जो कि स्ट्रीट फूड्स वगैरह बेचते हैं, तो उससे निकल के आएंगी चीजें कि पर्टिकुलर कम्युनिटी चाहती क्या है। लॉयर्स ग्रुप को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। स्टूडेंट्स के भी संवाद यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है। सिटी टीचर्स के भी संवाद यहाँ पर कराए जाएंगे। और घरेलू लोगों के भी संवाद कराए जाएंगे। कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के संवाद होंगे। मतलब सरकार ये चाहती है अगले 18 महीनों के अंदर ये एक सर्वे की तरह होगा दिल्ली में, जिससे कि हर एक कम्युनिटी के बारे में हम जान सके कि कम्युनिटी किन चीजों की डिमांड कर रही है। ये कौन सा राज्य है जिसने गिनीज रिकॉर्ड बना दिया है? जनवरी की पहली तारीख को जिस दिन न्यू ईयर मनाया जा रहा था, मास में सूर्य नमस्कार करके, मतलब एक बड़े पैमाने पर सूर्य नमस्कार किया है। तो ये है गुजरात। और गुजरात के अंदर टोटल 108 स्थानों से, 108 जगहों से, जिसमें कि कई सारे हेरिटेजेस भी शामिल थे। 108 में से 51 हेरिटेज प्लेसेस भी शामिल थे। तो इन सभी जगहों से कई सारे लोगों ने बल्क में सूर्य नमस्कार किया है। और जो इसको लीड किया गया है, ये पर्टिकुलर मोढेरा सन टेम्पल से इसको लीड किया गया। मोढेरा सन टेम्पल से एक साथ करीब 2,500 लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। तो ये अपने आप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। और गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात के कई सारे फोक डांस भी हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चलता है हुडो नाच।
कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और डांडिया तो आपको पता ही है, गरबा भी यहाँ पर चलता है। एक जो है काफी बार पूछा जा चुका है, लूर नाच, ये भी ध्यान रखिएगा। एक यहाँ का नाच है झुरियन। ठीक है, ये सारे फोक डांस हैं यहाँ के। ये कौन सा राज्य है जिसने अभी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 2023 में फिर से फर्स्ट रैंक सिक्योर करी है? देखिए, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मतलब ये है कि ये जो आईसीजेएस सिस्टम है, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनिशिएट किया गया था पहली बार। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की एक ई कमेटी है जो कि इसको मॉनिटर करती है। और इसके अंदर यह देखा जाता है कि किस राज्य के अंदर कितनी एफआईआर दर्ज हो रही हैं और उनका कितनी जल्दी निवारण किया जा रहा है। तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे साल में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत पहली रैंक में शुमार हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2023 में 1,56,22,514 रिपोर्टें दर्ज करी गई हैं। और दूसरे नंबर पे जो राज्य रहा है, ये रहा है एमपी। एमपी में 35,04,828 रिपोर्टें दर्ज करी गई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में काफी कम है। खैर, पॉपुलेशन भी तो बहुत अंतर है यूपी और एमपी के बीच में। और तीसरे में जो राज्य रहा है, ये रहा है बिहार। हालांकि कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बिहार में जैसी पॉपुलेशन है, उस आधार पर बिहार में बहुत कम रिपोर्टें दर्ज करी गई हैं। बिहार में 16,65,107 रिपोर्टें दर्ज करी गई हैं। तो टॉप 3 स्टेट यही रहे, उत्तर प्रदेश, एमपी और तीसरे नंबर पे बिहार। अब मेरा आज का सवाल आपसे है, हो सकता है कई लोग इसमें परेशान हो सकते हैं क्योंकि ये आसान सवाल नहीं है। खैर, बताइएगा, जो इनका आंसर देंगे उनका मैं नाम जरूर लूंगा। क्या आप बता सकते हो ये कौन सा शासक है जिसने ब्रिटिशर्स से संधि करी थी और संधि करने के बाद हैदराबाद का कंट्रोल ब्रिटिशर्स को दे दिया था? निजाम उल मुल्क, अनवरुद्दीन, असफ जाह सेकंड या फिर सुजाउद्दौला? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। 2024 का चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बहुत सारी वैकेंसीज आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ एक ही और आपका जीवन सुधर जाएगा। 2024 में आप चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे राज्य का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए जीएस जीके का फाउंडेशन बैच आप अवेल कर सकते हो एग्जाम इंजन से। इस बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मैंने कवर करी हुई है। ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है। इससे आप आसानी से मैक्सिमम स्कोर सिक्योर कर सकते हो इन सभी एग्जाम्स में। आप मेरे रिकॉर्डेड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, इन सब के अलग अलग सेपरेट बैचेस भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो sscgsguru@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं और आप बैच का नाम लिखिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, मेरी टीम आपको डिस्काउंट भी दे देगी। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।